इसमें 25% कैपिटल एक्विजिशन का परसेंटेज यह शेयर केवल प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए निर्धारित कर दिया है। इसी प्रकार के अनेक स्टेप्स लिए गए हैं जिनके परिणाम अब हमारे सामने आने प्रारंभ हो गए हैं। हमारे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हम न केवल अपने लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों को भी हथियार और साजो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, कुछ पिछले समय में हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है और आज से 7-8 साल पहले ये एक्सपोर्ट, जहां कुल जमा 1000 करोड़ रुपए भी नहीं होता था, अप्रॉक्सीमेटली 900 करोड़ रुपया था, अब वह बढ़कर मोर देन 14 to 15,000 करोड़ पहुंच गया है। हमारा टारगेट है कि 26 समाप्त होते होते हमारा यह एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच जाए। साथियों, स्टार्टअप के लिए हमारे देश में वेंचर कैपिटल फंडिंग का कल्चर भी डेवलप हुआ है, जो अर्ली स्टेज पर उनकी हैंड होल्डिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप बेस्ड इनोवेशन इकोसिस्टम की सफलता इस बात से देख सकते हैं और देश में कि यूनिकॉर्न की संख्या अब 100 के पार पहुंच गई है। हमारे सिस्टम में अनेक ऐसे तरह के रूल्स थे जिनकी वजह से साथियों मार्केट पार्टिसिपेंट्स पर अनावश्यक बर्डन हुआ करता था और सामान्यतः यह शिकायत हमारे इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के द्वारा होती थी। जाने कितने रूल्स और रेगुलेशंस अभी मौजूद थे जिनका रिलेवेंस खत्म हो चुका था। ऐसे निरर्थक और इलॉजिकल रूल्स को समाप्त करना भी वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए प्रमुख रिफॉर्म्स में से एक है। बिजनेसेस की आसानी के लिए हमने प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन जैसे भी रिफॉर्म्स किए हैं और इसके साथ साथ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर में रेड टेपिज्म को कम करना भी इसी तरह के हमारे कदम रहे हैं। साथियों, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारी पूरी तैयारी है और राइजिंग इंडिया का अर्थ यही है कि हमारी इकोनॉमी के सभी इंजन फायर कर रहे हैं और हम उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, यह बातें जो कुछ आपके सामने हमने रखी हैं, जो हमारे इकोनॉमी को मजबूत करने से संबंधित थी, वही बातें आपके सामने रखी हैं। अब मैं देश के सामाजिक विकास से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के सामने यहाँ रखना चाहूँगा। सामाजिक स्तर पर भी देश में पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव हुआ है वह रिमार्केबल है। आज़ादी के 75 वर्षों बाद तक भी हमारा देश सामाजिक रूप से उतना सशक्त नहीं हो सका जितना कि इसे होना चाहिए था। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर एक दो जो प्रमुख कारण हैं उस पर मैं अपनी बात आप सबके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। उदाहरण के लिए, समाज को सशक्त करने के लिए समानता सबसे पहली जरूरत होती है। वह समानता आर्थिक हो सकती है, वह समानता राजनीतिक हो सकती है, वह समानता शैक्षिक हो सकती है, धार्मिक और सांस्कृतिक भी हो सकती है। इन सब पहलुओं पर हमने ध्यान दिया है और यह इंश्योर करने का प्रयास किया है कि समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हों और सभी प्रकार के कार्यों में सभी लोगों का उचित प्रतिनिधित्व भी हो। और साथियों, अब तक हमने अपने देश की जो राजनीति देखी है उसमें खुलेआम जातियों के नाम पर वोट बैंक बनाए जाते थे। धार्मिक आधार पर तुष्टीकरण को माइनॉरिटी राइट्स कहा जाता था, पर हमने इस कल्चर को पूरी तरह से बदलते हुए सामाजिक बदलाव के पैमाने को केंद्र में रखा है। और जब मैं यहाँ सामाजिक बदलाव की बात आप सबके सामने कह रहा हूँ तो उससे मेरा अर्थ समाज में रह रहे सभी वर्गों, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों से। उदाहरण के लिए, ट्रिपल तलाक का मुद्दा है। दुनिया के बड़े देश इन कुरीतियों से कब के मुक्त हो चुके हैं और इनमें इस्लामिक देश भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, पर हमारे यहाँ ऐसे मुद्दे सामने रखकर न केवल राजनीति की जाती थी बल्कि धर्म के नाम पर महिलाओं को अच्छी तरह से ठगा भी जाता था।
समानता, स्वतंत्रता की बात करने वाले बड़े बड़े सो कॉल्ड थिंकर्स इस मुद्दे पर आकर चुप्पी साध लेते थे। क्या मुस्लिम महिलाओं की समानता और स्वतंत्रता उनकी गरिमा के साथ नहीं जुड़ी है? क्या वह सामान्य महिलाओं से अलग हैं जो इनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था? हमने इन सबसे ऊपर उठते हुए उनकी गरिमा, उनकी समानता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने का काम किया है और दिखाया है हमने कि सामाजिक विकास के लिए हम कोई भी कदम उठाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। आगे भी ऐसा कोई मुद्दा हमारे सामने आता है तो उस पर भी हम मानवीय और संवैधानिक दृष्टि से कार्य करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। साथियों, हमने हमेशा इस बात को माना है कि नारी किसी भी मामले में अपने पुरुष साथियों से कम नहीं है। सोचने समझने से लेकर ग्राउंड लेवल पर काम करने तक में वे उनकी बराबरी कर सकती हैं, बल्कि कई कामों में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उससे वह पुरुषों से भी एक कदम आगे साबित हो रही हैं। बावजूद इसके नेशन बिल्डिंग में जब नारी पुरुष समानता की बात आती है तो हमारी बेटियां कहीं पीछे छूट जाती हैं। पीछे रह जाने का मतलब यह नहीं है कि वह पीछे हैं, बल्कि पीछे रह जाने का मतलब यह है कि उन्हें अवसर उपलब्ध कराने में हमने अब तक कहीं न कहीं हिचकिचाहट यानी हेजिटेशन अपनी दिखाई है। इसलिए सत्ता में आने के बाद शौचालय से लेकर संसद तक पहुंचने वाले रास्तों का निर्माण महिलाओं के लिए किया है। आप सभी भद्रजन हैं, सज्जन लोग यहां पर बैठे हैं। आपको मालूम होगा कि कई बार शौचालय जैसे मुद्दों पर बात करना तो लोगों को अशोभनीय लगने लगता था। उन्हें लगता था कि भला यह कोई बात है कहने की या अपने मेजर अचीवमेंट्स में इसको काउंट करने की। और पर यह केवल उन लोगों को ही लगता था जिनको शौच के लिए बाहर जाने के लिए सूरज ढलने तक का इंतजार नहीं करना पड़ा। साथियों, खासकर महिलाओं के संदर्भ में मैं बात करूं तो सवेरे सनराइज के बाद जिस देश में बाहर निकलना बहुत ही कठिन काम हो, उस देश की राइजिंग की कल्पना कहां की जा सकती है। देश के संसद में महिलाओं को हक देने की बात उठी, पर शौचालय ने उनके हक की बात देश में कभी नहीं की गई। सन 2014 के बाद देश में बड़ी संख्या में महिलाओं ने यह जाना कि इतनी मामूली और बेसिक सी चीज उनके पास होनी चाहिए। हमारे देश के सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में यह किसी क्रांति से कम नहीं था। साथियों, इस प्रकार देश की बेटियों की शिक्षा के लिए भी हमने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ आज एक नारा न होकर यह जन आंदोलन बन चुका है। आप कभी रास्ते से गुजरते हुए ध्यान दें तो पाएंगे कि ट्रक वाले और टेम्पो वाले अपनी गाड़ी के पीछे इस तरह के स्लोगन्स बड़ी शान के साथ लिखवा कर चलते हैं। यानी यह स्लोगन्स केवल अब यह स्लोगन नहीं रह गया है, बल्कि लोगों की चेतना का यह एक अंग बन गया है, एक हिस्सा बन गया है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के तौर पर मैं कहूं तो आज महिलाएं आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनकर उन्हें और अधिक और सशक्त कर रही हैं। फाइटर पायलट के रूप में लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। अभी हाल ही में मैंने आर्टिलरी में वीमेन इंडक्शन को मंजूरी दी है, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले दिया है। इस तरह आर्म फोर्सेस में उनकी भागीदारी के साथ वीमेन एम्पावरमेंट और आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की दिशा में हम एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सोसाइटी राइजिंग का यह एक मैं समझता हूं महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी तरह भ्रष्टाचार पर लगाम और स्वच्छता जैसे विषय पर अब लोगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक बन गए हैं। इन विषयों को लोगों ने अब आत्मसात कर लिया है। यह निश्चित ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक सामाजिक बदलाव है। इस रूप में मैं इसे देखता हूं। साथियों, हमारा उभरता भारत हमारी बदलती राजनीति से भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है। आज देश में कोई काम करने के लिए एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है और मैं कह सकता हूं इस इच्छा शक्ति के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट के पास एक संकल्प शक्ति है और उसका परिणाम सबसे पहले हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। आज भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं
चीन का स्टैंड ऑफ हो या पाकिस्तान की कोई करतूत, हमारी सेनाएं खुलकर उसका जवाब दे रही हैं। आतंकवाद के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है और यह संदेश स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया को चला गया है कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत अंदर भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उनकी धरती पर भी जाकर भारत मार सकता है। यह संदेश पूरी तरह से साफ है और मैं मानता हूं कि यह स्ट्रांग विल पावर का ही यह परिणाम है कि जम्मू और कश्मीर की धारा 370 का समाप्त करना, जम्मू और कश्मीर के एकीकरण की सालों पहले एक अलग जो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जलाई थी, पहले जो यह अलग उन्होंने जलाई थी, अब अपनी पूरी भव्यता के साथ वह अलग अब प्रज्वलित हो रही है। इसके बाद वहां स्थिति बड़ी तेजी से सामान्य हो रही है धारा 370 समाप्त करने के बाद। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। यात्रा निकल गई कश्मीर से, किसी कोई कठिनाई नहीं हुई। लाल चौक पर कभी भाजपा नेताओं ने संगीनों के साये में तिरंगा लहराया था और उस समय आज के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में उस समय झंडा लहराने में वह भी शामिल थे। और आज बिना खौफ, बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के अब जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में जाकर अपना भारत का तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं। इसी तरह 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसी के विस्तार में आज हम अपनी जमीन पर बड़ी बड़ी मिसाइल्स, तोप, टैंक और गोले बारूद तैयार कर रहे हैं। बिना दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के मित्रों यह किसी भी सूरत में संभव नहीं था। साथियों, आप सब भी जानते हैं देश में अनेक ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर पिछली सरकारों का ध्यान जितना जाना चाहिए वह नहीं गया। आज हम उसे प्रगति की राह पर ला रहे हैं। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन अपनी खूबसूरती और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद लंबे समय तक विकास की धारा से यह कटा हुआ था। कभी सिक्योरिटी इश्यूज के नाम पर, तो कभी कनेक्टिविटी न होने की वजह से। आजादी के दशकों बाद भी यह क्षेत्र विकास तो दूर, अपनी मूलभूत जरूरतों तक से भी यह लगातार वंचित रहा है। इसके कारण यहाँ की इकॉनमी भी काफी प्रभावित हुई है, एडवर्स इंपैक्ट हुआ है इकॉनमी के ऊपर। पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से तो दूर था ही, मगर यहां बैठे हुए लोगों के दिलों से भी वह दूर था। मगर हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली और दिल दोनों के करीब लाकर आज खड़ा कर दिया। साथियों, आज हर महीने केंद्रीय मंत्रियों का दौरा नॉर्थ ईस्ट में होता है। स्वयं प्रधानमंत्री 50 से अधिक बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा कर चुके हैं। आज तक भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने इतना दौरा नहीं किया है जितना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। साथियों, आज नॉर्थ ईस्ट में अभूतपूर्व शांति है और इसका परिणाम यह हुआ है कि अप्सपा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहां के अधिकांश इलाकों से हटा लिया गया है और पिछले सप्ताह ही गृह मंत्रालय ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कई इलाकों से भी जो यह अप्सपा लगा हुआ था उसको भी हटा लिया है। साथियों, देश में लोकतांत्रिक मूल्य तेजी से विकसित हो रहे हैं और हम सबके लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि हमारी वर्तमान कैबिनेट अब तक की सर्वाधिक सोशली डाइवर्स कैबिनेट है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अब तक की हमारी वर्तमान कैबिनेट अब तक की सर्वाधिक सोशली डाइवर्स कैबिनेट है, यानी इसमें सभी वर्गों के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व है। मैं यह बात खुद ही नहीं कह रहा हूं, मीडिया ने भी इसकी रिपोर्टिंग की है इसके पहले। बावजूद इसके देश में अनेक लोग हैं जिन्होंने विरोध को, राष्ट्र की छवि को खराब करने को और प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को खराब करने को एक अपना पेशा बना लिया है। साथियों, अब दूसरी बात, अब मैं देश के सुदृढ़ होते हुए नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वातावरण पर अपनी कुछ बातें आप लोगों के सामने रखने की मैं कोशिश करूंगा। बिना अपनी संस्कृति के, बिना अपने कल्चर के शायद ही कोई देश
तमाम विकास के बावजूद आगे जा सकता है। इसलिए आप जितने भी राष्ट्र देखेंगे उनमें तमाम भिन्नताएं हो सकती हैं, पर एक कॉमन चीज उनके बीच मिलेगी, वह है उनकी अपनी कल्चर, उनकी अपनी संस्कृति का, उनकी अपनी परंपरा का, उनकी अपनी विरासत का सम्मान। यह देखने को स्वाभाविक रूप से हमको मिलेगा। पर विडंबना है कि कभी कभी हमारी संस्कृति और विरासत की बात होती है, अचानक से कुछ लोगों की आत्माएं जाग जाती हैं और उनका ज्ञान व बरसाना